गुड इवनिंग क्लास। स्टडी पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल पे मैं हूं आपका दोस्त गौरव और हम यहां पर सीटेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, या जिसको आप कहते हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। ठीक है, तो वो आप सब जानते हैं कि जो सीटेट है उसके अंतर्गत जो है ये सीडीपी जिसको आप कहते हैं, इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है और ये एक महत्वपूर्ण विषय सब सीटेट के अंदर है। इसीलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर सीटेट को क्लियर करना है। ठीक है, तो सीटेट 2020 कभी भी हो सकता है, आप सब जानते हैं। दिसंबर तक पॉसिबल ही है कि इसका पेपर कराया जा सकता है, क्योंकि अभी तो जुलाई वालों का भी नहीं हुआ, तो इस बार ज़्यादा बच्चे पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं इस बार। तो आप सब लोग तैयारी को रखिए जारी। और आपको सीटेट के संबंध में अगर पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उस पर क्लिक करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो और भी अगर आप अन्य अन्य जो टीचिंग एग्जाम्स है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे केवीएस वगैरह, तो इन सभी के लिए यहाँ पे आपको पूरे वीडियोस लेक्चर इस चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। साथ के साथ आपको सारे के सारे प्रिंटेड नोट्स भी अवेलेबल होंगे, जिसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। इस पर आप आसानी से आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, जो कि हाथ से स्वयं तैयार किए गए और प्रिसाइज हैं काफ़ी, तो आपको काफ़ी हेल्प इसमें मिलेगी। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग अब तो शुरू करते हैं हम सीडीपी या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। एक मिनट। सीडीपी या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट चैप्टर है वो था आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने वही चैप्टर जो है डिस्कस किया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, जिसमें मैंने आपको वृद्धि के जो स्टेज हैं, ग्रोथ के जो अलग अलग स्टेजेस हैं वो बताए थे। उसके साथ साथ आपको डेवलपमेंट, उसके डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट्स बताए, और उसके बाद मैंने आपको इन दोनों में डिफरेंस बताया कि क्या अंतर है ना। तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए अगर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अच्छी तरीके से समझना है। अब हम बात करने जा रहे हैं, वो हम बात करने जा रहे हैं लर्निंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अधिगम या लर्निंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाई जो अधिगम या लर्निंग, अधिगम के बारे में आपने बहुत सुना होगा जब बीएड किया उस दौरान। तो जो लर्निंग होती है, अधिगम होता है, वो क्या होता है, उसका अर्थ होता है, अधिगम या लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। समझ गए, अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। तो जो अधिगम या लर्निंग है उसके लिए एक परिभाषा दी है किसने, आपके महान वैज्ञानिक हुए हैं गेट्स की जो परिभाषा है, उसने कहा कि अनुभवों के द्वारा या अनुभवों को प्राप्त करके व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम है। ठीक है, यानी कि जो लर्निंग है वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाना। जो भी आपको अनुभव होता है उसके द्वारा आपको बच्चे के, बालक के व्यवहार में या स्वयं के व्यवहार में, अगर आप कुछ लर्निंग कर रहे हैं तो स्वयं के व्यवहार में उसके बाद परिवर्तन आना जरूरी है, तब जाके माना जाएगा कि अधिगम सफल रहा, लर्निंग सफल रही। समझ गए। तो लर्निंग का मतलब ही है कि हमको जो अनुभव प्राप्त होते हैं उसके द्वारा हमने अपने व्यवहार में चेंज लाना है। और जरूरी नहीं है बच्चों, ये सभी पर अप्लाई होता है। और जो अनुभव है आप वो कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, घर पे प्राप्त कर सकते हैं, कॉलेज में प्राप्त कर सकते हैं, स्कूल में प्राप्त कर सकते हैं, आप खेल के मैदान में अनुभव प्राप्त करते हैं, आप सड़क पे कहीं चल रहे हैं, आपने देखा कि कोई बुजुर्ग है, कोई आदमी है, वो किसी बुजुर्ग या किसी अंधे आदमी को रास्ता पार करा रहा है, तो आपने उस अनुभव को क्या किया, उसको लिया और उसको धीरे धीरे उसको अपने व्यवहार में लाया और अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने अधिगम या लर्निंग किया है। तो लर्निंग का मतलब है
सीखे गए जो अनुभव, देखे गए अनुभव है या सीखे गए करे गए अनुभव है, उसके आधार पर व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा फिर। ठीक है, तो चलते हैं आगे, काफी गर्मी है आज। तो जो अधिगम है उसके अंतर्गत कुछ एक दो तीन पॉइंट है वो याद रखने हैं। पहला है अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। समझ रहे हो, यानी कि नॉन स्टॉप ये पूरी जिंदगी चलता है, यानी ये कभी भी रुकता नहीं है। जब से गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु तक हमेशा हर कदम पे व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और उसका अधिगम या लर्निंग बढ़ता ही रहता है। समझ गए, तो जो अधिगम है वो व्यक्ति के विकास में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो दूसरा पॉइंट जो है वो है अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। ठीक है, यानी कि अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट किसी भी बच्चे का करना है तो उसके लिए उसको लर्निंग करना आवश्यक है। समझ गए, तो लर्निंग बहुत ज्यादा व्यक्ति के विकास में एक तरह से हेल्प करता है। दूसरा जो है ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपने कि अधिगम जो है वो व्यक्ति को समाज के योग्य बनाता है। ठीक है ना, मैं इससे लिख देता हूं, अधिगम व्यक्ति को स्वयं व दूसरों को समझने योग्य बनाता है। यानी कि जब आप लर्निंग करते हैं तब जाके आपको क्या होता है, विभिन्न विषयों का ज्ञान होता है। तब आप क्या हो सकता है, स्वयं के बारे में बहुत सारी चीजें सोचने लग जाते हैं, अपना अच्छा बुरा ये सब चीजें आपको पता चलती हैं। तो लर्निंग के द्वारा ये पॉसिबल है। जब आपको बहुत सब चीजों का नॉलेज होता है तो उसके द्वारा आप दूसरों को भी समझ सकते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ सकते हैं। तो ये किसके द्वारा पॉसिबल है, ये लर्निंग के द्वारा पॉसिबल है। समझ गए, तो ये अधिगम है। और इसके साथ साथ जब हम अधिगम करते हैं तो उससे हम समाज में क्या होते हैं, हम ज्यादा सोशलाइज होते हैं। जब हम लर्निंग करते हैं उसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसके द्वारा हम क्या होते हैं, हर कहीं पर अपनी बात को रखने का एक तरह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमारे अंदर वो आत्मविश्वास जागृत होता है। जैसे मैं स्वयं की बात करूं तो पहले मैं ज्यादा चीजों के बारे में बोल नहीं पाता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने क्या किया, अखबार पढ़ना शुरू किया, आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए। इससे क्या हुआ, मुझे तात्कालिक जो मुद्दे हैं और जो पुराने जो इतिहास से लेकर हर चीज के जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और आज के समय में क्या होता है, कहीं पर भी दोस्तों के बीच में इधर उधर कहीं भी कोई भी डिस्कशन किसी भी विषय पर चलता है तो वहां पर मैं क्या होता हूँ, एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ता है, अपना आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि हमें उस चीज के बारे में जानकारी है। और जानकारी कब होगी, अधिगम के द्वारा, लर्निंग के द्वारा। समझ गए, तो ये इसीलिए हमारे जीवन में जो है वो अधिगम का इतना ज्यादा महत्व है। समझ गए, तो ये है भाई अधिगम। तो मेरे ख्याल से आप लर्निंग को अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है और व्यक्ति के सामाजिक और विकास में ये बहुत ज्यादा मदद करती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे बाल विकास, ठीक है, के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर क्रो एंड क्रो की एक परिभाषा है। ठीक है, क्रो एंड क्रो ये एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। तो इन्होंने बाल विकास की परिभाषा दी है, बाल मनोविज्ञान
कि वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बालक के जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि कुल मिला के है कि ये तो बाल मनोविज्ञान वैसे तो ये किशोर अवस्था तक ही मुख्य रूप से होता है, लेकिन इसमें आपका युवा अवस्था प्रौढ़ अवस्था जो होती है उसको भी आपको पढ़ा जाता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो इसलिए हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ये मानते हैं कि ये भी क्या है, अपना आप में एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम मनुष्य के संपूर्ण जीवन का क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। समझ गए? संपूर्ण जीवन का ज्ञान का मतलब है कि जहां तक बच्चा पैदा हुआ और जब तक वो परिपक्व होता है, तो हर एक जो लेवल पे है बच्चा किस तरीके से उसका वो उसके अंदर क्या क्या जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, क्या वो चाहता है, क्या उसके इमोशंस डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, उसके जो सीखने की क्षमता है उसमें किस प्रकार से वृद्धि होती है, ये सारी की सारी चीजें आपके बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है, ठीक है। तो ये है आपका बाल विकास या जिसको आप कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसके कुछ सिद्धांत होते हैं वो आपको याद रखने हैं। बाल विकास के कुछ सिद्धांत हैं आपको वो याद रखने हैं, ठीक है। तो बाल विकास के जो सिद्धांत है उसमें सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का जो सिद्धांत है या कंटिन्यूटी का जो सिद्धांत है वो कहता है कि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी वो कभी भी रुकता नहीं है, वो जीवन पर्यंत जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है और बहुत सारे बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। न केवल हम एक चीज में अच्छा होने को विकास नहीं बोलेंगे, बल्कि जब वो किसी भी दिशा में जो है व्यक्ति के अंदर प्रतिभा हो सकती है और किसी भी दिशा में उसका डेवलपमेंट हो सकता है, तो उसको हम विकास कहेंगे। और वो क्या होता है, निरंतर जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। तो ये है आपका निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा जो प्रिंसिपल है हमारा वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान जो प्रतिमान का सिद्धांत है वो कहता है कि हालांकि जो प्रत्येक बालक होता है उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, अपने जो प्रत्येक बालक है उसकी अपनी कुछ व्यक्ति उसके अंदर विभिन्नताएं होती हैं, विशेषताएं होती हैं, लेकिन उन सबके बावजूद भी पर सभी जो बालक है उनमें जो विकास का जो पैटर्न होता है वो एक समान होता है। समझ गए? समान प्रतिमान मतलब उनके अंदर जो विकास का जो पैटर्न होता है वो एक समान होता है। विकास का क्रम एक समान होता है। कैसे एक समान होता है? यानी कि वो कह रहा है कि जैसे मतलब मैं अगर एग्जांपल के तौर पर कहूं कि अगर कोई बच्चा है वो सबसे पहले जब पैदा होता है तो वो क्या करेगा, केवल अपने आप को हिलाने डुलाने इधर उधर हिलाने डुलाने का प्रयास करेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करेगा, उठने का प्रयास करेगा, फिर धीरे धीरे क्रॉलिंग करेगा, क्रॉलिंग करने के बाद कुछ टाइम बाद वो हल्का किसी चीज को पकड़ के उठने का प्रयास करेगा। जब वो धीरे धीरे उठने लग जाएगा तो कुछ टाइम बाद वो चलने लग जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है ये क्या होगा, प्रत्येक बच्चे में इसी तरीके से चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा बिल्कुल सीधे पैदा होते ही सीधे खड़ा उठ के चलने लग गया है। यानी कि ये हो सकता है कि किसी में देरी से हो, किसी में जल्दी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि क्या प्रत्येक मतलब जो बच्चा है वो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता। यानी जो क्रम है, समझ गए आप, क्रम जो है वो लगभग समान रहेगा। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है कि जो बालक का विकास का क्रम है वो लगभग समान होता है सभी, ठीक है। तो ये है समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है।
नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो कहता है वृद्धि व विकास की दर में असमानता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो हर एक स्टेज पर एक समान नहीं होता है। समझ गए? यानी उसका जो विकास का क्रम या जो उसकी रेट है, दर है, वो कम ज्यादा होती रहती है। अब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि जो शैशव अवस्था है, इन्फेंसी स्टेज, उसमें जो शारीरिक विकास है वो तीव्र गति से होता है, बहुत तेजी से होता है। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम तक ये स्लो पड़ जाता है, मंद गति से होता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही किशोर अवस्था आती है, आपके टीनेज आती है, तो ये विकास जो है वो बहुत तेजी से होने लग जाता है। यानी मेंटल डेवलपमेंट जो है बच्चे का बहुत तेजी से होता है। तो इसका मतलब जो है विकास की जो गति है वो असमान है, वो कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, और कभी मतलब बहुत ज्यादा बढ़ती है और कभी धीमे रहती है। ठीक है, तो ये है आपका वृद्धि की जो विकास दर है उसमें असमानता पाई जाती है। ये भी एक क्या है, एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, आपको याद रखना है ये चीज। इसके अंतर्गत ये चीज पूछी जाती है कि जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया कि 12 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु जो होती है उसमें जो लड़कियां हैं वो ज्यादा डेवलप करती हैं लड़कों की अपेक्षा, और 14 से 18 में लड़के ज्यादा डेवलप करते हैं लड़कियों की अपेक्षा। तो ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो कहता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, या इसको कहेंगे हम जनरल टू स्पेसिफिक। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो बच्चा है वो प्रारंभ में जो है वो कार्य जो है वो सामान्यतः करता है। सामान्यतः का मतलब जैसे कि किसी भी चीज को पकड़ के अगर उसके पास कोई चीज पकड़ने को जाएगा तो उसको क्या करेगा, बिखेर देगा, है ना। उसके अंदर उतनी ज्यादा वो नहीं है, अभी समझने की क्षमता नहीं है, या उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं है, वो डेवलप नहीं हुई। जैसे कि अगर उसको खाना देंगे तो वो चारों तरफ बिखेर देगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो उसको समझने लग जाएगा तो उसको वो पकड़ के ऐसे खाने लगेगा और उसे पता लग जाएगा कि हमें गिराना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके जो व्यवहार में पहले तो सामान्यता पाई जाती कि सारे बच्चे एक समान है, लेकिन फिर उसमें विशिष्टता या स्पेसिफिसिटी आने लग जाती है। समझ गए? तो इस तरीके से व्यवहार जो है वो सामान्य से लेकर विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। पहले बच्चा सामान्यतः सभी बच्चे एक समान रूप से व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके व्यवहार में विशिष्टता आती है। यानी कि कोई बच्चा वो किसी तरीके से किसी काम को करता है, कोई बच्चा किसी तरीके से करता है, लेकिन वो उसको अच्छे से करने लगता है। समझ गए? तो ये है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक। ओके, तो ये आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं। आगे जो सिद्धांत है वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि जो कोरिलेशन जिसको कहेंगे आप, कोरिलेशन। तो भाई जो परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है कि जो सारे विकास के जितने भी आयाम हैं, विकास के सभी आयाम आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जो विकास के, जैसे वो शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे वो आपका संज्ञानात्मक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, आपके भाषाई विकास हो, सारे के सारे जितने भी डेवलपमेंट हैं, ये सारे के सारे एस्पेक्ट एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। समझ गए? और इन सारे जो विकास है, इनका जो विकास का आधार होता है वो है शारीरिक विकास। ठीक है ना, ये आता है कई बार क्वेश्चन में, तो आपको ऑप्शन में शारीरिक विकास या फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसको ही चुनना होता है, क्योंकि
शारीरिक विकास जब तक नहीं होगा तो बाकी सारे विकास प्रभावित होंगे। अगर बच्चे को सही खाना पीना नहीं मिल रहा और बच्चा हष्ट पुष्ट नहीं है, तो कहते हैं ना एक खाली कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। तो जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तब तक न उसका पढ़ाई में मन होगा, न वो उसका दिमाग सही से चलेगा, न वो अच्छी तरीके से खेल पाएगा, न उसका सोशलाइजेशन होगा। तो सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि उसका किस तरीके से जो है वो उसकी जो हेल्थ है वो अच्छा है कि नहीं, वो हेल्दी है बच्चा है कि नहीं है, इसका शारीरिक विकास सारे जो अंग हैं उसके सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर उसे वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है तो वो कैसे उसका भाषाई विकास होगा। तो इस तरीके से जो सारे के सारे विकास है वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। और उन सारे जो विकास है उनका जो आधार है वो शारीरिक विकास है। ये चीज आप याद रखना, ठीक है ना। और बाकी के विकास भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, जब तक मानसिक विकास नहीं होगा तब तक भाषाई विकास भी नहीं होगा, या जब तक मानसिक विकास नहीं होगा तब तक सोशलाइजेशन भी नहीं हो सकता, सोशल विकास भी नहीं हो सकता, सोशल डेवलप। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है अपने आप में ही खोया रहेगा तो वो कहाँ से सोशल डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। तो ये है आपका परस्पर कोरिलेशन का सिद्धांत। चलते हैं आगे, कोरिलेशन का सिद्धांत। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एकीकरण का सिद्धांत, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो जो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई जो बच्चा है वो पहले जो है वो आपका चीजों को एकीकरण करता है। अब इसको एग्जांपल से समझ लिए, जैसे कि कोई बच्चा है वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने पूरे के पूरे अंग का प्रयोग करेगा और उसके बाद धीरे धीरे अपने विशिष्ट अंगों का प्रयोग करेगा और फिर एक साथ उनका प्रयोग करेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई बच्चा है उसको अगर किसी बोतल को खोलना है तो सबसे पहले वो पूरे दोनों हाथों से लगा के उसको खोलना चाहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करेगा, उंगलियों का प्रयोग करने लगेगा उसको खोलने में। और जब वो उंगलियों का प्रयोग भी सीख जाएगा तो उसके बाद वो कुछ टाइम बाद हाथ और उंगलियां दोनों का ही प्रयोग करने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसने एकीकरण करना सीख लिया, इंटीग्रेशन, यानी दोनों चीजों में को एक साथ प्रयोग कैसे करना है, हाथ और पैर का प्रयोग या हाथ और हाथ की उंगलियों का प्रयोग पूरे एक साथ करना है, उसके करके काम को कैसे करना है, यानी उसका इंटीग्रेशन हो चुका है। तो ये जो है वो एकीकरण का प्रिंसिपल है कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो इसी बाल विकास जो है वो इसी क्रम में होता है, एकीकरण के क्रम। एकीकरण मतलब धीरे धीरे होता है बच्चे के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एकीकरण का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चा बालक पहले संपूर्ण अंग को प्रयोग करता है तथा इसके बाद विशिष्ट भागों का प्रयोग करता है, विशिष्ट भागों का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये है आपका एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आप समझ गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट है नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो कहता है विकास की दिशा का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत, यानी डायरेक्शन का। तो ये क्या कहता है, सिर से पैरों की ओर, ये क्या कहता है विकास की दिशा का सिद्धांत, कि प्रत्येक जो मनुष्य है या बालक है उसमें लगभग जो विकास का क्रम है उसकी दिशा एक समान होती है और वो होती है नीचे की ओर, सर से पैरों की ओर। सबसे पहले जो बालक है वो क्या करता है,
अपने सर को संभालता है। सर को संभालने योग्य जब हो जाता है तो धीरे धीरे वो अपने हाथों को का प्रयोग करने लग जाता है। जब वो अपने हाथों को संभालने के योग्य होता है तब वो धीरे से उठकर पैरों को चलाने के योग्य हो जाता है, यानी अपने पैरों का इस्तेमाल करने का योग्य होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो अधोमुखी गति से चलता है। अब ये ज़्यादा ही संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, यानी कि इतना याद रखना कि सर से लेकर पैरों तक ये इसकी दिशा होती है, सर से पैरों की तरफ। ये आता है ऑप्शन में आएगा इस तरीके से, ठीक है, कि कौन सी दिशा होती है। तो दिशा आपको याद रखनी है कि पहले आपका सर वाला हिस्सा संभालेगा, फिर धीरे धीरे हाथ पैरों को बाकी चीजों को प्रयोग में लाएगा, ठीक है। तो ये है विकास का जो दिशा का सिद्धांत है वो क्या कहता है। आगे है आपका विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो विकास की जो है वो भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे? ज्योतिषी को दिखा के, है ना। तो ज्योतिषी को दिखाने की जरूरत नहीं है, जो विकास है उसकी भविष्यवाणी करने की जा सकती है। कैसे? बच्चे के मानसिक विकास को देखते हुए, बच्चे का जो मेंटल एबिलिटी है अगर उसका टेस्ट किया जाए, उसको चेक किया जाए, तो उसकी जो क्षमताएं हैं उससे पता लग जाता है। उसके शारीरिक विकास, उसके बनावट से उस चीज के हम उसके फ्यूचर में उसका किस प्रकार से डेवलपमेंट हो सकता है या वो उसके अंदर कितना पोटेंशियल है उसका पता कर सकते हैं। कहते हैं ना, होनहार वीरवान के होत चीकने पात, यानी कि जो होनहार होता है वो बचपन से ही वो चीज उसमें झलकने लग जाती है। तो इस तरीके से हम विकास की जो है भविष्यवाणी को कर सकते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई ज्योतिषी वाली बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किससे, बच्चे के मेंटल लेवल और उसकी एबिलिटी को चेक करने के बाद, ओके। तो ये है नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत या पार्शियल रीइंफोर्समेंट थ्योरी या प्रिंसिपल कहिए, प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत क्या बोलता है? आंशिक पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट का जो सिद्धांत है वो कहता है कि बच्चे को आप उसके कार्यों के लिए क्या कीजिए, रीइंफोर्समेंट दीजिए, यानी कि उसकी सराहना कीजिए, उसके कार्यों की शाबाशी दीजिए। अब जैसे हम खुद भी देखते हैं कि जब हमको बालक जो स्कूल के टाइम पे किसी काम को करने के लिए क्या मिलता था, गुड मिलता था, तो फिर क्या होता था, हम उस काम को करने के लिए और प्रेरित होते थे, कल हम और अच्छे तरीके से उस काम को करके लाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें बच्चे को रीइंफोर्समेंट लगातार देने पड़ता है, लेकिन आंशिक रूप से। ऐसा नहीं कि हम उसको हर दिन गुड़ दे रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा कि वो कार्य नहीं करेगा, यानी उसको गुड़ की वैल्यू नहीं रहेगी। यानी कि हम किसी चीज के लिए बच्चे को अप्रिशिएट करें, शाबाशी दें, लेकिन कभी कभी, और उसके साथ साथ बच्चे को क्या करना है, जैसे आज अगर हमने उसको रीइंफोर्समेंट दिया है तो उसके बाद वो कल उसको हम काम को करके लाएगा, उसके बाद उसको केवल मोटिवेट करना है, उसके बाद उसको उस काम को करने के लिए इंटरनली यानी स्वयं से उस काम को करने के लिए प्रेरित करना है। अगर केवल रीइंफोर्समेंट देके या लालच देके वो काम करेगा तो एक ना एक दिन क्या होगा कि वो उसे उस चीज की आदत पड़ जाएगी और बिना उसके वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत यही बोलता है कि आपको रीइंफोर्समेंट बच्चे को देना है, लेकिन ऐसा देना है कि आंशिक तौर पर देना है। और जैसे कि क्लास में भी अगर बच्चा है वो अगर कोई सवाल का आंसर देता है तो बच्चे को उसके सवाल के आंसर के अनुरूप ही रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। अगर बच्चे ने एक आसान से सवाल का जवाब दिया तो आप ये नहीं कह सकते शाबाश बहुत भयंकर, इस तरीके से नहीं बोल सकते आप। अगर उसने एक सामान्य क्वेश्चन का जवाब दिया तो आप केवल ऐसा बोल सकते हैं ओके सिट डाउन, या आप ये कह सकते हैं कि अच्छा तुमने वेरी गुड या गुड बोल सकते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर बच्चे ने एक कठिन सवाल का जवाब दिया है
या बच्चे ने किसी जवाब को क्या स्पेसिफिक तरीके से, कुछ अलग तरीके से दिया, तब आप उसको क्या बोलेंगे, वेरी गुड, या उसको बहुत अच्छा रीइंफोर्समेंट देंगे, उसको उसकी मतलब बहुत ज़्यादा शाबाशी करेंगे। तो उससे क्या होगा, और बच्चे भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि आखिर इसने ऐसा क्या बोला कि इसको इतनी ज़्यादा शाबाशी मिली है। ठीक है, तो यानी कि आपको रीइंफोर्समेंट बच्चे को देना ही पड़ेगा, और तब जाके उसको मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए, और उसका डेवलपमेंट होगा। तो विकास का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी है। ठीक है तो ये है आपका आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। आगे है वृद्धि और विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या बोलता है कि जो वृद्धि और विकास है वो किसका परिणाम है, वो परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण। ये चीज हमेशा याद रखना, हर जब भी क्वेश्चन आए इसमें बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन करने के लिए दी रहती है, लेकिन आपको एक चीज पर अडिग रहना है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों का जब इंटरेक्शन होता है उससे बच्चा क्या होता है, उसका सही डेवलपमेंट होता है। हेरिडिटी से उसको कुछ गुण माता पिता से मिल जाते हैं, जैसे कि अगर कोई क्रिकेटर का बेटा है तो उसको माता पिता से वो गुण प्राप्त होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसको बचपन से उसके साथ जो इन्वायरमेंट मिलता है वो उसमें उसकी हेल्प करता है, और इन दोनों का जब अंतःक्रिया हो जाती है, इंटरेक्शन हो जाता है दोनों का, तो उससे क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाता है या ऑलराउंडेड डेवलपमेंट हो जाता है, जिसको आप कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो बच्चे का जो विकास है उस पर दो चीजों का इंपॉर्टेंट जो उनका मेल है वो है आनुवंशिकता और वातावरण। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, भूलनी नहीं है। और ये बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब हर साल ये एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है आनुवंशिकता और वातावरण से। ठीक है, तो ये है आपका वृद्धि और विकास का सिद्धांत। भाई इस तरीके से हमने बहुत सारे सिद्धांत पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम आगे, अब क्या रह गया इसमें, अब रह गया है इसमें सामाजिकरण। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सोशियलाइजेशन। सामाजिकरण का अर्थ है कि बच्चा जब है वो अपनी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाता है। ठीक है, उसके अंतर्गत वो अपने परिवार की, अपने आस पड़ोस, अपने समुदाय की, इन सभी की जो रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, उनको समझने लग जाता है। साथ के साथ उसके अंदर दूसरों, अपने से बड़ों को और अपने आसपास के लोगों के लिए सम्मान का भाव, अपने धर्म, अपने समुदाय के प्रति सम्मान का भाव पैदा हो जाता है, और वो अपनी जिम्मेदारियों को साथ के साथ समझने लग जाता है। साथ के साथ वो क्या करता है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो अब क्या हो चुका है, सोशलाइज हो चुका है, उसका सामाजिकरण हो चुका है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम सोशलाइजेशन या सामाजिकरण। अब इस सामाजिकरण को कुछ फैक्टर्स जो है वो प्रभावित करते हैं, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे कोई भी बच्चा है उसके सोशलाइजेशन को काफी हद तक अफेक्ट करते हैं, और उसमें अलग से देख लेते हैं। पहला जो है वो है पालन पोषण, है ना, जिसको हम कहते हैं नरिशमेंट। अर्थात बच्चे का किस प्रकार से माहौल में, किस माहौल में बच्चा पल बढ़ रहा है, उसको किस प्रकार से खाना दिया जा रहा है, किस प्रकार से उसकी जरूरतें पूरी हो रही है, वो बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि बच्चा किस प्रकार से सोशलाइज होगा। ठीक है, अगर बच्चे को खाने की प्रॉपर चीजें नहीं मिल रही हैं, उसकी जरूरतें ही पूरी नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, उसका सोशलाइजेशन गलत दिशा में होगा, समाज के प्रति उसके अंदर समाज के प्रति घृणा की भावना पैदा होगी, और वो क्या होगा, आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ जाएगा, उसका सोशलाइजेशन नेगेटिव, नकारात्मकता की तरफ जाएगा। ठीक है, तो पालन पोषण पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि बच्चा किस प्रकार से आपके सोशलाइज होगा। दूसरा,
दूसरा डिपेंड करता है सहानुभूति। सहानुभूति या सिंपैथी। सहानुभूति यानी कि बच्चा जो है वो बहुत छोटा होता है और उसे हर चीज, हर तरफ से माँ बाप, हर भाई बहन, हर तरफ से उसे क्या चाहिए, प्यार स्नेह की जरूरत होती है और सहानुभूति की जरूरत होती है। यानी कि वो जिस काम को कर रहा है उस काम में उसको प्रेम और साथ के साथ उसका अप्रिसिएशन, वो दोनों की जरूरत होती है। अगर उसे अपने कामों को करने के लिए अप्रिसिएशन मिलता है, सहानुभूति मिलती है, तो वो उन कामों को करने के लिए और ज्यादा प्रेरित होता है ना। अगर किसी हमारे मोहल्ले में कोई भंडारा चल रहा है और मैंने वहां पर बढ़ चढ़ के भाग लिया और उस बात के लिए मुझे काफी अप्रिसिएशन मिला समाज की तरफ से या दोस्तों की तरफ से या माँ बाप ने बोला कि हाँ तूने अच्छा काम किया, तो उसके बाद क्या होगा, मेरा जो सोशलाइजेशन है वो और अधिक बढ़ जाएगा, मैं आगे भी उन कामों में बढ़ चढ़ कर भाग लूंगा। वहीं अगर दूसरी तरफ किसी के माँ बाप ये बोलते कि नहीं तुम इस तरीके से नहीं जा सकते हो, ये सब तुम्हारे काम नहीं है, तो फिर क्या होगा, बच्चा डिमोटिवेट होगा उस तरफ और वो आगे कभी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से उसका सोशल इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा और उसका सोशलाइजेशन कभी सही से नहीं होगा। ठीक है, तो यह है आपका सहानुभूति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तीसरा जो है वो है इंपॉर्टेंट, जो है वो है पुरस्कार। पुरस्कार व दंड, है ना। तो वही चीज जो मैं अभी कह रहा था कि जो बच्चा है उसको उसके काम के लिए अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। अगर वो अच्छा काम करता है उसके लिए उसको सम्मानित किया जाना चाहिए। अगर लेकिन उसकी जगह पे अगर उसको दंड दिया जाता है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर उस काम को करने की और ज्यादा वो उस चीज को करेगा और उसके अंदर घृणा की जो भावना है वो पैदा होगी। ठीक है, तो उसके बजाय उसको समझा के काम लिया जा सकता है, मारने के बजाय। वैसे भी आजकल आपको पता है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी ये बात साफ तौर पे है कि अब बच्चे पर कोई भी क्या नहीं कर सकता है, हाथ नहीं उठा सकता है। आप क्या नहीं कर सकते हो, किसी भी प्रकार का पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। आपको केवल बच्चे को टैकल करना है, पनिशमेंट नहीं देना है। ठीक है, तो पनिशमेंट नॉट अलाउड। नेक्स्ट जो इसमें है वो है हेरिडिटी, परिवार या फैमिली और वंशानुक्रम। ठीक है, तो जो फैमिली है वो किस प्रकार की है उस पर भी काफी हद तक सोशलाइजेशन डिपेंड करेगा। अगर किसी फैमिली ऐसी है जो कि ना किसी खुद भी किसी से मिलते नहीं है, बाहर नहीं निकलते हैं, तो बच्चा भी उसी प्रकार का बन जाएगा ना, है ना। कहीं होते हैं जो इस तरीके से होते हैं, अपने से ही मतलब है, दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तो फिर बच्चा भी उसी प्रकार का होगा। तो परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। अगर परिवार के लोग हर किसी से मेल मिलाप से रहते हैं, उनका व्यवहार सबके लिए अच्छा है, तो बच्चा भी उसी प्रकार से होगा। ठीक है, उस आगे वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर किसी की फैमिली में ही उस तरीके का जो है वो एक तरह से क्या बोलते हैं, अगर उस तरह का माहौल है, गलत तरीके का माहौल है, नेगेटिव माहौल है, तो बच्चा सही से उसका सोशलाइजेशन नहीं होगा। ये घर में अगर गुंडई का माहौल है तो फिर बच्चा उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये है परिवार और वंशानुक्रम का इफेक्ट। दूसरा नेक्स्ट इसमें है जो इंपॉर्टेंट वो है समुदाय और धर्म। ठीक है, समुदाय जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समुदाय मतलब जो अपने आसपास की आपकी कम्युनिटी होती है, जो आपके जाति के लोग हैं, आपके अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो उनके बीच में जो है वो आप किस तरीके से रहते हैं, या अगर वो जो कम्युनिटी है उसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है। आपके जो धर्म है उसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि प्रत्येक जब सोशलाइजेशन बच्चे को होता है तो प्रत्येक बच्चे के अंदर अपने धर्म, अपने संस्कृति के प्रति एक सम्मान पैदा होता है और वो उसको जानने लग जाता है। लेकिन साथ के साथ अगर उस संस्कृति में, उस धर्म के अंदर हम बच्चे को ये सिखाएं कि सभी धर्मों का सम्मान हमें करना है, किसी भी जाति का अपमान नहीं करना है, किसी भी हम क्या करें, सर्वधर्म समभाव एक तरह से सिखाएं और ना कि किसी को अपमानित करें या किसी को कम या ज्यादा करना सिखाएं, तो उसी से क्या होगा, बच्चे को फिर बच्चा भी उसी तरीके से होगा। अगर घर में माहौल धार्मिक कट्टरपंथी का माहौल है, अगर आप अपने बच्चे को सिखाते हैं कि हाँ उससे बात नहीं करनी है, वो इस जाति का है, ये वो माँ बाप भी इस तरीके से करते हैं, तो बच्चा भी वही करेगा। घर में ही वैसे अगर बातें चलती हैं, आपके माँ बाप हो, भाई बहन कोई भी हो,
अगर वो इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह से उनका उनका नज़रिया है देखने का लोगों को जाति धर्म रंग भेद के आधार पर, तो फिर उसी तरीके के वो क्या होगा, उनका सोशलाइजेशन होगा। समुदाय में जिस प्रकार से चीज़ें चल रही, अगर स्त्रियों को यानी जैसे महिलाओं को अगर सम्मान दिया जाता है किसी समाज में, तो इसका मतलब बच्चा भी उसी तरीके से सीखेगा। अगर उनको उस नज़र से देखा जाता है, हे दृष्टि से देखा जाता है, या उनको एक तरह से नीचे दबा के रखा जाता है, तो बच्चा भी उसी तरीके से सीखेगा और बड़ा होकर खुद भी वही करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो समुदाय और धर्म है वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के सोशलाइजेशन में। ठीक है, तो ये है आपका, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। तो हमने पढ़ ली है बाल विकास के सिद्धांत और सामाजिकरण। ठीक है, तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि सामाजिकरण की जो प्राइमरी एजेंसी या जिसको कहते हैं हम प्राथमिक अभिकर्ता, तो वो कौन कौन से होगी, कहीं भी आएगा तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, परिवार और पास पड़ोस। ठीक है, या आस पड़ोस। और अगर आएगा गौण या सेकेंडरी एजेंसी, तो उसमें हमेशा जो ऑप्शन है उसमें या तो विद्यालय होगा और खेल का मैदान हो सकता है और आस पड़ोस भी हो सकता है। ठीक है, दो चीजें साथ साथ रहेंगी तो आपको टिक करना है। अगर गौण एजेंसी आएगी तो उसमें सेकेंडरी एजेंसी में आपको विद्यालय आस पड़ोस करना है और प्राइमरी में हमेशा परिवार और आस पड़ोस करना है। तो ये आपको बहुत बार ये सोशलाइजेशन से ये क्वेश्चन बन जाता है, तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो बाल विकास के सिद्धांत हैं, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो किससे बनते हैं, एकीकरण के सिद्धांत से बनते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो जो और क्या क्या बताया मैंने आपको, कि जो विकास की एक रूपता का क्रम है उससे मैंने बताया कि जो दिशा होती है ऊपर से नीचे की ओर, उस तरीके से जो है क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा इसमें क्वेश्चन बनेगा कि आपके जो विकास है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो क्या समान रूप से होता है। हमेशा ऑप्शन में इस तरीके से देखा क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। सॉल्व करते समय एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है कि हमें क्या करना है, बच्चे को वो ऑप्शन हमेशा चूज करना है जिसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल रहा हो। ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें लिमिटेड ना हो कोई भी चीज़, बच्चे को फुली छोड़ दिया गया, इस तरीके का ऑप्शन चूज करना है। ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें कि आपको मतलब ऐसी बात हो कि बच्चे को खुद करने के मौका मिल रहा हो या कार्य खुद करके वो कर रहा हो, तो वो ऑप्शन हम चूज करेंगे। दूसरा, हम बच्चे का वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें किसी भी प्रकार का लिंग भेद ना हो, यानी कि जेंडर के आधार पर कोई भी उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो हम उसको गलत करेंगे। उसके अलावा अगर कहीं भी ऑप्शन में केवल इस तरीके की बातें हैं, केवल सिर्फ ओनली इस तरीके से, या केवल विद्यालय, या ऐसा होगा कि बालक का जो विकास है वो केवल विद्यालय में होता है, तो ये सरासर ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम केवल तो कर ही नहीं सकते हैं। विकास एक ऐसी अवधारणा है जो कि कहीं भी हो सकती है। कोई भी आपको कोई ज्ञान दे सकता है, किसी से भी आप ज्ञान ले सकते हैं, अपने से बड़े से लेकर अपने से छोटों तक। तो हम क्या नहीं करेंगे, उसको लिमिटेड नहीं करेंगे, और जहां पर भी लिमिटेशन होगी वो ऑप्शन सीधे सीधे गलत कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस चैप्टर को समझ चुके हैं। आप बाल विकास वो सामाजिकरण और साथ ही साथ लर्निंग अधिगम, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और अधिगम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन। समझ गए? ये टीचिंग में भी लागू होगा कि जैसे अगर टीचिंग है उसका मेन उद्देश्य क्या है, टीचिंग का मेन उद्देश्य है कि बच्चे को व्यवहार में परिवर्तन लाना, ना कि बच्चे को ज्ञान देना। ज्ञान तो वो ले ही लेगा, लेकिन साथ के साथ उस ज्ञान को एब्जॉर्ब करके उसे व्यवहार में भी क्या आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। तब जाके अधिगम सफल माना जाएगा या टीचिंग कंप्लीट मानी जाएगी, इफेक्टिव मानी जाएगी। ओके, तो इतना काफी है आज के लिए। नेक्स्ट जो हम चैप्टर है उसमें अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो थ्योरियां हैं, जैसे आपका जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ये जो थ्योरियां हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी थ्योरेटिकल वाली जो चीज़ें हैं ये मैंने पढ़ा दी है। तो ठीक है, क्लास आप लोग इसी तरीके से बने रहिए और हम CTP की सारी चीज़ें धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे।
और आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।